कल हम लोग पढ़े कोल्ड वॉर और द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवता का अंत। उम्मीद है कि आप सबको सभी प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि आपने कोई भी प्रश्न कमेंट करके नहीं पूछा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका वो चैप्टर क्लियर हो। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप इस वीडियो पे उस वीडियो पे कहीं भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर उनको दे पूछ। अब आते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर की ओर, और लेकिन उससे पहले उस चैप्टर से दो तीन जो बिंदु था वो रह गया था। एक था मार्शल प्लान और एक था मोल्टो प्लान। ये मार्शल योजना क्या है और मोल्टो योजना क्या है, ये दो में से एक क्वेश्चन गारंटी आता है। नेहरू के बैच में अगर मोल्टो आया होगा तो आपको मार्शल आएगा, और इन लोग को मार्शल आया होगा तो आप लोग को मोल्टो आएगा, लेकिन एक आएगा एक तय है। ये था क्या? तो मार्शल प्लान एक्चुअली मार्शल और मोल्टो दोनों का प्लान होता है 1947 में। मार्शल पहले प्लान करता है। मार्शल जो थे वो अमेरिका के विदेश सचिव थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो उनके मित्र राष्ट्र थे, लगभग उनकी संख्या 16 बताई जाती है, तो वो उनको इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी, डिफेंस, हर तरह का प्रोटेक्शन देना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे। ड्यू टू रीजन कि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो दूसरी टीम में चले जाएंगे। भाई जिसको जहाँ मिलेगा वहीं जाएगा ना। अब तो मार्शल जब प्लान लाते हैं तो उसको लैंड पे, ज़मीन पे लैंड किया जाता है, उतारा जाता है। वो डेट था 3 अप्रैल 1948। तो जब आपको मार्शल प्लान का MCQ आएगा तो आपको 1947 नहीं 1948 में डेट तो आता नहीं है, ईयर आता है ऑप्शन में, तो आपके लिए हो जाएगा 1948। कोई कंफ्यूजन? और ये इसलिए लाया गया था कि मार्शल का अमेरिका का मानना था कि अगर किसी देश में गरीबी आएगा तो साम्यवाद की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट के लिए पैसा चाहिए। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो गरीब लोग अक्सर साम्यवादी विचारधारा के होते हैं, या फिर आधे गरीब आधे अमीर। जैसे इंडियंस को अगर पूछ लो तो सुबह खाना भले खाने के लिए उसके पास रोटी और चावल ना हो, लेकिन वो बोलेगा कि हम मिडिल क्लास फैमिली, जबकि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली है ही नहीं। या तो अपर क्लास है या लोअर क्लास है, और अपर क्लास मुश्किल से 3% लोग हैं। 148 करोड़ पॉपुलेशन में 3% लोग को निकाल दो तो सब लोअर क्लास हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए, आप जो भी हैं, कि हमसे भी पूछा जाए, तो हम लोग खुद को लोअर क्लास बताने में इंसल्ट फील करेंगे। भाई हम लोअर क्लास नहीं है, मिडिल क्लास है, अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। लेकिन मिडिल क्लास का मतलब होता है कि जिसके पास मूलभूत सुविधाएं हों, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, यात्रा का जो संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, इसमें आपको कठिनाई ना है। ऐसा कोई फैमिली इसमें नहीं है जो 50,000 रुपये महीना कमा के और सब शौक पूरा कर लेता हो। कहाँ से पूरा कर लेगा? और सब 50,000 कमाते भी नहीं, सब फैमिली में। हम तो एक दिन एग्जाम्पल दिए थे ना कि उनके घर में गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन पर कैपिटल इनकम कितना पड़ जाता है? 3-4 हज़ार रुपये पड़ रहा था। तो कहने का मतलब है कि ये कंडीशन। तो जहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा, वो लोग का जो आइडियोलॉजी होगा वो सोशलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सरकार के भरोसे होता है। सरकार सस्ता करेगा, सरकार 2500 रुपये महीना योजना देगा, सरकार गैस चूल्हा देगा, सरकार 5 किलो राशन देगा। अगर हम लोग मिडिल क्लास होते तो 5 किलो राशन का वेट करते, 2500 महीना योजना का वेट करते? नहीं करते। हम उसका वेट करते हैं। इट मीन्स हम लोग जो है लोअर क्लास पीपल्स हैं। और ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। तो कहने का मतलब है कि मार्शल प्लान लाया गया था कि कोई गरीब ना रहे। गरीब हो जाएगा तो USSR पर चला जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब मार्शल प्लान आया, किसका जवाब देना था? किसके जवाब में मोल्टो प्लान आता है, ये भी 47 में आता है, लेकिन लागू कब होता है? कॉमकॉन पॉलिसी के बाद, यानी कि 1949। तो यहाँ 48 मानना है मार्शल में, और मोल्टो मानना है 49। मोल्टो कौन था? तो USSR का विदेश सचिव था, और मार्शल कौन था? तो अमेरिका का विदेश सचिव था। कोई कंफ्यूजन? ओके। इसमें 16 देश थे, इसमें 11 देश थे, फिर बाद में जुड़ते गए। स्टार्टिंग में 8 के बाद 3 और जुड़े 11, उसके बाद ये संख्या बढ़ी। ऐसे नहीं कि यहीं पे ब्रेक हो गया। तो हालांकि आपसे राष्ट्र नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव बनाते हो ना, तो थोड़ा सा कुछ अगर एक्स्ट्रा कंटेंट डाल देते हो, तो जो टीचर कॉपी चेक करता है उसके दिमाग में आपके लिए पॉजिटिव माइंड आएगा। ठीक है।
और स्टार्टिंग यहीं से होता है, कोल्ड वार, मार्शल प्लान, मोल्टो प्लान, बायोपोलरिटी, सोवियत संघ का विघटन, यहीं से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में अगर इम्प्रेशन आपका बढ़िया है तो ज़िंदगी आपका बढ़िया है, पूरा एग्जाम का कॉपी बढ़िया से हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन अगर खराब आपका गया तो मास्टर समझ जाएगा कि ससुरा शर्मा कैसे छाप के लिखा है। अभी कुछ देर पहले हमारे महाविद्यालय शिक्षक हैं, वो बोले कि आंसर देखे, सब आंसर आगे करके मिल रहा है, गूगल किए तो देखे कि गूगल से छाप हम 3 नंबर दिए, फेल कर दिया ससुरा। तो कहने का मतलब है इस कंडीशन में क्या है कि टीचर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है आपको पढ़ाते पढ़ाते कॉपी चेक करते करते कि आप अगर इधर देखेगा इधर कॉपी चेक करेगा तो भी वो सही चेक करेगा। एक्सपीरियंस का बात है। अप्रोच आ रहे हो ना तो आपको पता है कि वहाँ से आके कितने स्टेप के बाद इधर मुड़ना। एक ब्लाइंड लोग कैसे चलता है, एक्सपीरियंस के साथ। तो वहाँ पे आपको कुछ अलग करना होगा। इसीलिए बताया जाता है कि एग्जाम का पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन सबसे सुंदर होना चाहिए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन पे टीचर का ज़्यादा फोकस होता है। तो मार्शल का मोल्टो प्लान क्लियर हो गया। उसके पास होता है maastricht संधि। तो maastricht संधि दरअसल 7 फरवरी 1992 को सोवियत संघ के विघटन के बाद होता है और इसका उद्देश्य होता है कि एक साझा विदेश नीति बनाया जाए, ज्वाइंट फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए, एक साझा न्यायिक विभाग, गृह सहयोग, इस सब का स्थापना किया जाए। यानी कि maastricht संधि से यूरोपीय संघ का स्थापना का नियोग होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, ये 92 में हो और यूरोपीय संघ का फाउंडेशन होता है 1 नवंबर 1993 को। 1 नवंबर 1993 को। अब MCQ में 93 ऑप्शन नहीं है, तब तक कीजिएगा तो आपको 92 ही मानना है। लेकिन यूरोपीय संघ का फाउंडेशन 93, अगर 93 और 92 दोनों है तो ये सही होगा। यहाँ पे इसका न्यू पड़ा था लेकिन लागू हुआ था 93 में यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ क्या है, तो यूरोपीय संघ 27 देशों का एक ग्रुप है। स्टार्टिंग में इसकी न्यू पड़ी थी सबसे पहले 1951 में। 1951 में एक छोटा सा संगठन बना था जिसका नाम था यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय। स्टील और कोल के लिए बनाया गया ग्रुप था जो बना था 1951 में। और वहाँ पे इसको अजब का प्रोग्रेस देखने को मिला, डेवलपमेंट देखने को मिला, कंट्री को फायदा दिखा। तो जब फायदा दिखता है तो लोग और आगे जाना चाहते हैं। तो उसके बाद इसका अगला रूप होता है, वो बनता है 1957, उसको बोलते हैं रोम संधि। तो रोम संधि में इसका नाम बदल हो जाता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तो आपको यह याद रखना है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय EAC का स्थापना कब MCQ में आता है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957। उसके बाद फाइनली उसी के में यूरोपीय एटॉमिक एनर्जी कमेटी भी बनता है परमाणु के लिए। तो यूरोपीय संघ का स्थापना 1992 में आप यहाँ मान सकते हैं maastricht संधि के साथ। ठीक है, अब जब स्थापना होता है तो इसका शक्ति क्या है, पावर क्या है। आज के दिन में यूरोपीय संघ का, यूरोपीय यूनियन का पावर क्या है ये आपको पूछेगा, या उसकी विशेषता क्या है। तो पॉइंट वाइज आप नोट भी करते जाइएगा। पहला विशेषता है कि भौगोलिक निकटता। जो 27 देश हैं यूरोपीय कंट्री, वो सब भौगोलिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। भौगोलिक समझते हैं ना, ज्योग्राफिकल टाइप में वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब एक साथ रहेगा तो यूनिटी बढ़ेगी। मान चलो कि स्वाति यहाँ है और साक्षी अमेरिका में, तो कोई भी अगर यहाँ रोटी बनाएगी तो अमेरिका भेज पाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ है इस बेंच पर साक्षी है तो रोटी पार्सल हो जाएगा ना। जैसे कहीं क्लास की बात करो, अब सबको तो मान चलो कि खुशबू, चांदनी, स्वीटी, नंदिनी, रिया जैसी कंजूस नहीं हो सकती है। ये लोग पिछले कई दिनों से बोली कि सर माल भात लाएंगे खिलाने के लिए, एको दिन नहीं। आप बोले आने के लिए। एक दिन तो बोली थी, कहाँ रोटी लाने के लिए ना, वो रोटी लाने के लिए बोली थी ना, रोटी नहीं है और दिन भर हमारे भोकवा दे, दिन भर पौधा। तो कहे का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, भौगोलिक एकता है। कितने देशों बीच? 27 देश। शक्तिशाली अर्थव्यवस्था। तो दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी अगर आज कोई है तो वो है यूरोपीय यूनियन, यानी कि अमेरिका से भी ज़्यादा। 2005 में ही वो अमेरिका को क्रॉस कर चुका था और 2005 में लगभग 12,000 अरब डॉलर का अर्थव्यवस्था था, यानी कि अमेरिका से भी शक्तिशाली आज डेट में यूरोपीय यूनियन।
अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि फिर अमेरिका का वर्चस्व कैसे? तो अमेरिका अकेले है, यूरोपीय संघ में 27 लोग मिल गए हैं, ठीक है। आर्थिक शक्ति का प्रभाव, तो यूरोपीय संघ का आर्थिक शक्ति सिर्फ यूरोपीय यूनियन में नहीं है, उसका प्रभाव दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका में है। आज भी हम लोग यूरोपीय संघ के देशों से व्यापार करते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, उनके साथ। अभी तो हमारे यहाँ एक चर्चा में था राफेल, बहुत दिन तक चर्चा में था, हमारा जो हथियार कर रहा है तो फ्रांस से करते हैं। तो अभी भी इसका मार्केटिंग सप्लाईज नहीं है, इसके बाहर दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका साइड में भी। उसके बाद है कूटनीतिक, आर्थिक निवेश और बातचीत का प्रभावशाली नीति। अभी लोग का प्रभाव ये है, प्रभाव इसलिए है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें 5 लोगों को वीटो पावर मिला है। ऑर्डर दीजिएगा दीदी। 5 लोगों को वीटो पावर मिला है। किसको किसको मिला है? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ABCRF, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रसिया और फ्रांस। और 5 में से 2 यूरोपीय संघ में है, ब्रिटेन और फ्रांस। जाहिर सी बात है कि इन लोग के बिना अभी तो यूनाइटेड नेशन कोई अपना बिल भी पास नहीं कर सकता। तो इन लोगों के पास प्रभावशाली कूटनीति भी है, व्यवस्था है। अगर बात की जाए सैन्य शक्ति की, तो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति में दूसरा स्थान आता है। अकेले इसके 27 देशों में अगर 2 देशों की बात की जाए, सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन की, तो इनके पास 550 से अधिक न्यूक्लियर बम है, 550 से अधिक परमाणु बम। तो डिफेंस में भी ये काफ़ी पावरफुल है। और अगर बात की जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, संचार और प्रौद्योगिकी में, तो आज ये दुनिया में किसी को भी चैलेंज करने में सक्षम है। तो यूरोपीय संघ की शक्ति आपको समझ में आ गई हो। अब आते हैं कि इसके कुछ कुछ और पॉइंट है, की पॉइंट। जैसे एग्जाम में पूछता है कि ब्रेक्सिट क्या है, तो ब्रेक्सिट का मतलब होता है कि ब्रिटेन एग्जिट कर गया, उसको बोलता है ब्रेक्सिट, BREXIT, ब्रेक्सिट, यानी कि ब्रिटेन इसमें से निकल गया। तो 2020 में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है, तो इसकी संख्या 26 बच गई वर्तमान। तो ब्रेक्सिट क्या है? तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने की घटना को ब्रेक्सिट कहा। जैसे कुछ मामले में आपसी मतभेद होता है इसमें, जैसे ईरान पर अमेरिका हमला किया, ठीक है, तो 25 यूरोपीय देश का मानना था कि अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस का मानना था कि करना चाहिए। तो आपस में मतभेद भी होते हैं। कभी कोई पूछता है कि यूरोपीय संघ का मतभेद बताइए, सब सुन सकते हो। इसका अपना ज्वाइंट जुडिशरी है, संयुक्त न्यायालय है, एक ही जगह पे न्यायालय, 27 देशों का फैसला एक ही जगह होगा। और न्यायालय कहाँ है? लग्जमबर्ग में। संयुक्त न्यायालय है, यानी यूरोपीय न्यायालय जो है वो स्थित है लग्जमबर्ग में। और इसका जो ब्रुसेल्स में प्रशासनिक भवन है, प्रशासनिक जो मुख्यालय होता है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, तो ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। अगर बात की जाए संसद की, पार्लियामेंट की, तो यूरोपीय संघ का एक ज्वाइंट पार्लियामेंट भी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कहाँ है? तो ये है स्ट्रासबर्ग और ब्रुसेल्स। स्ट्रासबर्ग कहाँ है? फ्रांस में, और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। तो 2 जगहों पे इसका अपना ज्वाइंट पार्लियामेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, तो वो लगता है कि यूरोपीय संघ अब क्लियर हो गया होगा, हर पॉइंट को नोटिस कर लिए हैं। अगर आपको कभी दिक्कत होगा तो आप ये वीडियो अपलोड है, रिपीटेड आप देख सकते हो। उसके बाद यूरोपीय संघ के बाद आते हैं आसियान। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह, जिसे हम लोग आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक ग्रुप है जिसको हम लोग आसियान कहते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक समझौते के तहत, बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में। और जब समझौता हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, तो इसमें 5 देश शामिल थे। 5 देश कौन कौन से शामिल थे? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में समय समय पर कुछ और लोग जुड़ते गए,
और इनकी संख्या 10 हो गई है, और 2 और लोग हैं जो इन पे वाच करने के लिए कन्वीनर की भूमिका में होते हैं। लेकिन आपको 10 ही लिखना है। संस्थापक 5 और 5 और, तो 5 और जुड़े, उनका नाम क्या है? दारू, दारू पीने वाला ना वह। तो एक देश है दारू, उसमें सलम जोड़ दो। सलम मतलब झोपड़ी, तो झोपड़ी में तो बैठे दारू पीता है। तो दारूसलम एक देश है, ठीक है। याद करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बता दिए कि झोपड़ी में बैठे दारू पीता है वो एक देश है, दारूसलम। तो एक दारूसलम हो गया। एक है वियतनाम, एक है दुनिया का एक नाम उसका लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये 10 देश हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आसियान शैली क्या है। तो आसियान शैली का मतलब है कि इनके बीच आपसी सहयोग और अनौपचारिक बातचीत, अनऑफिशियल कभी भी बात करने की छूट है वहाँ। ये कोई जैसे कि मीटिंग हुआ तभी डिस्कस हो। तो ये जो तरीका है इसको आसियान शैली कहा जाता है। बेसिकली जितने ग्रुप बनते हैं ना उसका एक प्लेस डिसाइड होगा, डेट सेट होगा, सभी कंट्री के मेंबर्स वहाँ पहुँचेंगे, तब डायलॉग हो, बातचीत हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका अपना शैली है, ऐसे बात कर सकते हैं। इसका झंडा जो है उसमें 10 धान की बलियाँ हैं, उसको इनके यूनिटी को दिखाता है। उसके बाद इसके मुख्य स्तंभ क्या है या उसका मुख्य उद्देश्य या विशेषता क्या है। तो पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय, यानी कि आसियान सुरक्षा समुदाय मतलब कि ये ग्रुप है, अगर किसी पे भी कुछ होता है तो 10 मिल के उसकी सुरक्षा करने की बात करेंगे। यानी कि मान लो अगर थाईलैंड पे हमला हो गया तो 9 देश उसके सपोर्ट में पहुंच गए। दारू पी के कोई सलम में गिर गया तो बाकी 9 देश उसके साथ खड़ा हो जाएंगे। दारूसलम एक बात कर, अब देखो दारू पी के सलम में गाड़ी उतर करेगा तो मर भी नहीं करेगा कोई, लेकिन उसके साथ 9 देश शामिल हैं। तो पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। वैसे ही आसियान आर्थिक समुदाय, यहाँ पे फाइनेंस सपोर्ट, अगर कोई गरीब है तो उसको सपोर्ट कर दो, यहाँ पे इकोनॉमिकल सपोर्ट की बात है। और सामाजिक और सांस्कृतिक, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, तो सोशल रूप से सब एक संस्कृति का आदान प्रदान, अपना कल्चर वहाँ का कल्चर है, लेकिन एक सोसाइटी बना कर आना। ये 10 देश नहीं, एक सोसाइटी का पार्ट होंगे। तो ये इसकी विशेषता भी है, इसका मुख्य स्तंभ भी है। स्तंभ पूछेगा, विशेषता पूछेगा, उद्देश्य पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्व के आर्थिक बाघ से आप क्या समझते हैं? बाघ क्या होता है? बाघ की तरह करते हैं। बाघ का साइंटिफिक नाम बताइए। कल के क्लास में नेहा में पढ़ाई थी, बाघ का साइंटिफिक नाम बताइए तो क्या था? मुंह बंद हो गया, इसका मतलब साफ है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। कमेंट करके बता दीजिए, अभी बताइएगा। तो नेहा मैम अभी आपको बता ही दी। तो कहने का मतलब है कि पूर्व का आर्थिक बाघ, तो जो पूर्वी एशिया के लोग हैं, ठीक है, इसमें कुछ देश बहुत जबरदस्त डेवलप कर विकसित हो, तो इकोनॉमिकल रूप से इतना डेवलप हो गया कि इनको इकोनॉमिकल टाइगर के नाम से जाना है। हेलो गुरुदेव जी, कृपा कर फोन उठा लीजिए। 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 ठीक है, बिना मतलब का लोग फोन करते हैं। ससुरा को कोई काम धाम तो है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं। सर कल इतवार है, क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे यहाँ का आओ पढ़ा। खैर, तो आर्थिक बाघ का मतलब है, नाम से क्लियर है, आर्थिक इकोनॉमिकल। तो इस कुछ पूर्वी एशियाई देश जो है वो इकोनॉमिकल रूप से मजबूत है। उनमें एक नाम है मलेशिया का। आज दुनिया में इसकी पहचान है फाइनेंशियल रूप में, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया मलेशिया। बहुत लोग सुनोगे जा रहे हैं मलेशिया। एक है सिंगापुर, जहाँ पे आज तक एक गांव ही नहीं मिला, एक भी गांव नहीं है, शहरों का देश माना जाता है। वहाँ पे एक भी गांव नहीं।
वहीं इंडोनेशिया, वियतनाम जो अमेरिका को हरा चुका है कोल्ड वार के टाइम में। तो ऐसे आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को बोला जाता है पूर्व का आर्थिक भाग। तो पूर्व का आर्थिक भाग क्वेश्चन आएगा और कोई नहीं पढ़ा रहेगा तो शर्मा केस में खोज जाएगा कि सफ़ेद रंग के बाघ है कि नहीं है। उन्हें आजकल नया नया AI आ गया है, सफ़ेद रंग के बाघ होता है, करिया रंग के बाघ होता है, तो नहीं बताइए तो कि चितकबरा होता है और यहाँ देश का नाम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सामूहिक आत्मनिर्भरता या दक्षिण सहयोग क्या है? तो सामूहिक आत्मनिर्भरता को समझते हैं ना, सबको आत्मनिर्भर बना। और दक्षिण सहयोग क्या है? तो आप लोग सब झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप कुछ बात जो है कॉमन सबको सुने हो। दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं खाना चाहिए। सुने घर में? दक्षिण की तरफ सोना नहीं चाहिए, वो पैर रख के मुंह रख के। जो फेस है ना वो दक्षिण की तरफ पैर नहीं होना चाहिए, इसको अपशकुन माना गया है। ठीक है, इसको अपशकुन माना गया। और ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, ये लॉजिकल बातें हैं और साइंटिफिक प्रमाण। अब बोलो कैसे? वो इसलिए अपशकुन है कि तुम दुनिया का मैप उठा लो या ग्लोब उठा लो और उसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करो। जितने नॉर्थ कंट्री हैं सब तुमको रिच मिलेंगे, अमीर मिलेंगे, और जितने साउथ कंट्री हैं अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, दे दे राम, दे राधे राम, मतलब हमेशा कर्ज ही मांगते फिरते हैं। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, जितने साउथ एशियाई कंट्री हैं। अरे इधर एशिया का छोड़ो, अमेरिका तो है ना, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पूरी दुनिया पे कब्जा करके रखा है, वर्चस्व स्थापित करके रखा है। और साउथ अमेरिका भाई भिखारी बन के रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि पढ़ने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ आपको कुछ साइंटिफिक चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। बेसिकली नहीं मान पाता है लोग, आज का जनरेशन इन बातों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक ढोंग है या अंधविश्वास है। लेकिन आप बोल तो रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका अमीर है और साउथ अमेरिका गरीब है। वैसे ही आप पूर्वी एशियाई लोगों को देख लीजिए, नॉर्थ एशियाई लोगों को देख लीजिए, सब अमीर हैं। और साउथ एशिया में आ जाइए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में जितना है सब का कंडीशन। तो कहने का मतलब है कि एक उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो हुआ क्या कि दक्षिण वाले सोचे कि उत्तर वाले से हाथ मिला लेंगे तो तने मैंने छिटियो देगा तो चल जाएगा। इसको क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो आपके पास चमचों की संख्या बढ़ जाएगी, आगे पीछे 10-20 लोग लग जाएंगे। कि स्वाति के पास 1 करोड़ रुपया है, इसके पास कुछ नहीं तो जाएंगे तो खाने के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, चाय, समोसा खिलाइए देगी, पेट तो भरिए जाए, आपके पीछे लोग लग जाएंगे। तो 1960 के दशक में उत्तर के देशों में, मतलब जो पाश्चात्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं, उनके पीछे ये दक्षिण वाले देश लग गए कि भाई अकेले अकेले मत अमीर बनो, हमको भी अमीर बनने का ट्रिक बताओ। तो कोई ट्रिक ना बता देगा अमीर। तो लोग एक मीटिंग किया, उसके बाद बोला कि चलो गरीबों को भिखारी याद है, हो सकता है कि आप 10 रुपया 20 रुपया दे दीजिए, लेकिन अगर रोज वो आ जाए, चाहे आगे बैठ जाए, तो फिर आप अपना सोचे बारे में कितना भिखारी बैठा हुआ है, गंदा या इसके पास ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उत्तरी देश जो हैं वो इनको वैल्यू नहीं। तो 1960 समय पहले दोनों बातचीत का दौर शुरू किया। उसके बाद पाश्चात्य लोग देश जो थे, यानी कि जो उत्तरी देश, यूरोप के देश थे, वो इनको वैल्यू नहीं दिया। कि देखो अगर बात नॉर्थ की हो रही है तो सीधे मान लो विकसित देश, और अगर साउथ की हो रही है तो विकासशील देश। तो विकसित देश को वैल्यू नहीं दिए। फाइनली इंडिया फाइनेंशियल नहीं रहा, चाणक्य की धरती रही है, वराहमिहिर की धरती रही है, और ये आर्यभट्ट की धरती रही है।
और ये नेहरू की तरफ। आज अनपढ़ गंवार लोग पहले नेता, आज इतना बड़ा चोर, जितना बड़ा नेता, जितना बड़ा झूठ बोलता वही सच बोलता है, उसको लोग पप्पू कहता है। जो पढ़ा लिखा है उसको लोग पप्पू कहता है। आप क्वालिफिकेशन नॉलेज की बात कर लो तो जिसको लोग पप्पू कहता है, आज तक जो भी इंडिया में बोला है वो हुआ है। और बाकी जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं वो आज तक जो बोले हैं वो एक बात नहीं हुआ। कहने का मतलब है इंडिया में नेताओं की कभी कमी नहीं रही है, वर्तमान दौर की बात छोड़ दी जाए तो इस स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ के लोग बोले कि भाई दूसरा छोड़ो और अपना कमंडल पोथी पत्रा उठाओ, पढ़ो लिखो, मेहनत करो और राज करोगे। तो इसी बीच इन लोग का एक प्लान आया, इसमें हुआ कि साउथ साउथ सहयोग, यानी कि दक्षिण और दक्षिण देश आपस में गुट बनो और आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करो। अगर हमको सामान बेचना है तुमको बेचेंगे, तुमको बेचना है मेरे पास बेचो। हम अपना सामान बाहर सप्लाई नहीं करेंगे और न बाहर से खरीदेंगे। तो जब हम एक दूसरे से खरीद बिक्री करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाएगा। तो प्रक्रिया जो होती है 1980 के बाद, तो 1980 में विकास देशशील सहयोग, जो देश थे आपसी सहयोग में आ जाते हैं। 1980 के दशक में विकासशील देश आपसी सहयोग की ओर चले जाते हैं। तो इसको बोला जाता है दक्षिण दक्षिण सहयोग। और इसके बाद एक ग्रुप बनता है जिसमें 15 देश शामिल हैं। कौन से देश? विकासशील। इसको बोला जाता है G15। ठीक है। और इसे बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, यानी कि भारत के भूमिका से, भारत के दिमाग से, भारत के कोशिश से, भारत के प्रयास से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग शुरू हो सका। इसके बाद आगे चल के दक्षेस बनता है, दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन सार्क, जिसका स्थापना 8 दिसंबर 1980 को हुआ। उसमें संस्थापक सदस्य 7 थे। 8वां सदस्य के रूप में अफगानिस्तान शामिल होता है 2007 में। स्थापना राज्य के द्वारा कराई गई। स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका बांग्लादेश। मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल। ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को इससे रिलेटेड? कोई किसी को क्वेश्चन है?